हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखेंगे और उस चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर, एक साझेदार की मृत्यु। अभी अभी हम लोग एक चैप्टर समाप्त किए और उस चैप्टर का नाम था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो, डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस तो नहीं है, बट ये दो डिफरेंस मेजर है। ये दो डिफरेंस मेजर है। पहला डिफरेंस जो है वो डिफरेंस है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि ए है, बी है और सी है। इसमें से बी रिटायर कर गया। हम दो चीज लिखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। फिर यहां पर ए, बी और सी है। अब इसमें आप ये नहीं बता सकते कि केस 1 में जो हम एग्जाम्पल लिए हैं और केस 2 में, ये आप नहीं बता सकते कि किसमें रिटायरमेंट हुआ है बी का और किसमें डेथ हुआ है बी का। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि दोनों चैप्टर सेम ही है, बट कुछ डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि देखो, रिटायरमेंट अगर कोई पार्टनर करता है तो वो पृथ्वी पे ही रहता है, ये आपको पता होगा। अगर कोई भी सर्विसमैन अपने सर्विस से रिटायर करता है तो वो पृथ्वी पे ही रहता है। लेकिन किसी पार्टनर का अगर डेथ हो जाए तो वो पृथ्वी पर नहीं रहेगा, और ना ही पार्टनरशिप फर्म में अपना हिसाब किताब करने के लिए रहेगा। तो ये सब मेजर डिफरेंस हो जाता है। ओके, अब यहां पर हम लोग मान लो कि इसको रिटायर कर देते हैं, रिटायरमेंट मान लें, बी रिटायरमेंट, यानी कि बी रिटायर कर जाता है और यहां पर बी का डेथ हो जाता है। बी का डेथ हो जाता है। बी जब रिटायर किया, याद करो, अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, बी रिटायर करता है। सेक्शन 32 में हमने बताया आपको कब रिटायर कर सकता है, किस कारण से रिटायर कर सकता है, इसके अकाउंट का सेटलमेंट कैसे किया जाता है, इसका फाइनल पेमेंट कैसे किया जाता है। ओके, ये सब बताए। और बी को ही पेमेंट किए होंगे आप लोग, है ना। हम लोग बी को जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, मान लो बी रिटायर कर गया तो बी को उसको हम पेमेंट कर देते हैं कैश या बैंक के थ्रू, या उसके बैलेंस को हम लोग लोन के रूप में रख लेते हैं। क्लियर? अब यहां पर जब डेथ के केस में हम लोग देखते हैं तो डेथ के केस में अगर बी डेथ कर जाता है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ शेयर होगा। मान लो 3:2:1, ठीक है। अब बी का जो भी शेयर है 2/6, ये शेयर कहीं ना कहीं ए और सी के द्वारा, याद करो यही थ्योरी हम आपको कहां पे बताए थे, रिटायरमेंट चैप्टर में। तो ये शेयर कहीं ना कहीं सी के द्वारा या ए के द्वारा लिया जाएगा, सी आई ए के द्वारा लिया जाएगा। अब यहां पर एक चीज और देखते हैं, सॉरी, एग्रीमेंट पहले किसके बीच, ए, बी और सी के बीच। तो ये पूरा हमारा पुराना ओल्ड एग्रीमेंट है। अब बी डेथ कर गया तो फर्म में बचा कौन है, ए और सी बच रहा है। तो अब एग्रीमेंट किसके बीच, ए और सी के बीच। तो एक पुराने एग्रीमेंट का समाप्त होता है और एक नए एग्रीमेंट का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब डेथ के केस में भी देखो, उसी तरह से गेनिंग पार्टनर होगा, उसी तरीके से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। फिलहाल आके हम बात करेंगे इस पर। अब मेजर डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, रिटायरमेंट में और डेथ में क्या मेजर डिफरेंस है। ओके, जब कोई बंदा रिटायर करता है तो वह एक फिक्स टाइम पीरियड को रिटायर करता है, यानी कि फिक्स डेट को रिटायर करता है। फिक्स डेट को, वह फिक्स डेट को रिटायर करता है। लेकिन अगर किसी बंदे की मृत्यु होती है तो वो फिक्स नहीं रहता है कि हाँ कल तुम डेथ कर जाओगे, ऐसा नहीं होता है। डेथ कभी भी हो सकता है, किसी भी पार्टनर, किसी भी व्यक्ति का डेथ कभी भी हो सकता है, कभी भी, कभी भी। क्लियर? अब यहां पर फिक्स डेट का मतलब यह होता है कि क्लोजिंग डेट। अक्सर कोई भी पार्टनर रिटायर करता है तो वह क्लोजिंग डेट को ही करता है, 31 दिसंबर या 31 मार्च को रिटायर करता है। लेकिन डेथ कभी भी हो सकता है, अकाउंटिंग पीरियड के बीच में ही हो जाए, किसी भी डेट को हो सकता है। क्लियर? तो एक मेजर डिफरेंस ये हो गया।
दूसरा डिफरेंस ये है, रिटायरमेंट के केस में हम रिटायरिंग पार्टनर को, इसी को हम लोग पेमेंट करते हैं, इसी को हम लोग पेमेंट करते हैं। इसका जो भी हिसाब किताब बनता है, अकाउंट सेटलमेंट करते हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर को ही पेमेंट किया जाता है कि भैया ये लो, आपका हिसाब किताब हुआ, आप ये लेकर के जाओ, ये होती है। लेकिन जब हम डेथ केस की बात करें तो डेथ केस में जो पेमेंट होती है वो किसको, डेथ केस में पेमेंट किसको किया जाए, क्योंकि बी का तो डेथ हो चुका है, अब तो वो ऊपर है और उसको पेमेंट करना है, तो इसका मतलब ये है पेमेंट करने वाला को भी डेथ करना पड़ेगा, तब जाकर के मिलन होगा, वहां पे जाके पेमेंट करेगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो अपने को करना क्या है कि बी का जो उत्तराधिकार होगा, एग्जीक्यूटर्स, बी तो अब चल बसे, तो बी का जो उत्तराधिकार होगा उसको पेमेंट किया जाएगा। तो पेमेंट किसको, बीज एग्जीक्यूटर्स को। बी का जो एग्जीक्यूटर्स होगा उसको पेमेंट किया जाता है, बी के एग्जीक्यूटर्स को पेमेंट कर दिया जाएगा। मींस डेथ पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर होगा, नॉमिनी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको पेमेंट किया जाता है। ये दो मेजर डिफरेंस था। अब इसी दो मेजर डिफरेंस को लेकर के पेमेंट लेकर के तो इतना डिफरेंस नहीं है, पेमेंट तो उसी तरीका से करना है। कहेगा फुल पेमेंट करने के लिए तो फुल पेमेंट करेंगे, जैसे रिटायरमेंट चैप्टर में हम आपको थ्योरी में बताए थे, पेमेंट करने का सिस्टम वही रहेगा। अब सिस्टम क्या सब सेम सेम रहेगा यहां पर कैलकुलेशन करने का, वो हम जरा एक बार आपको बता देते हैं। न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालेंगे सेम उसी तरीके से जैसे रिटायरमेंट चैप्टर में हम लोग किए हैं। गुडविल का रिकॉर्डिंग उसी तरीके से करेंगे, चाहे ओल्ड गुडविल हो या वैल्यू किया हुआ गुडविल हो, उसी तरीके से करना है अपने को। कोई भी प्रॉफिट है, लॉस है या रिजर्व है, उसका भी काम सेम रिटायरमेंट चैप्टर की तरह ही किया जाएगा। इसके बाद इधर आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम उसी तरीके से बनाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक उसी तरीके से बनाना है। और जो रिमेनिंग पार्टनर रह गया, जैसे बी, ए और सी रह गया, यहां पे बैलेंस शीट बनेगा, तो बैलेंस शीट भी न्यू बैलेंस शीट उसी तरीके से बनता है। कैलकुलेशन में डिफरेंस कहां आता है और कहां कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेशन में जो डिफरेंस आएगा, मान लो ये करंट ईयर है। अब करंट ईयर का शुरुआत समझो कि 1 अप्रैल 2025 से हुआ है, 2025 से हुआ है, 1 अप्रैल 2025 से हुआ है। और ये तो ओपनिंग डेट हो गया। इसका क्लोजिंग डेट क्या हो जाएगा, 31/3/2026, ये हो गया क्लोजिंग डेट। इस डेट को अपना बुक क्लोज करता है, फाइनल सेटलमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है। अब यहां पर जो बी है, बी का जो डेथ हो जाता है, वह मान लेते हैं ऐसे 30/6/2025 को हो गया। अब 30/6/2025 को ही उसका डेथ हो जाता है, तो ओपनिंग डेट हमारा क्या है, 1 अप्रैल 2025, तो अप्रैल मई जून, 30 जून को उसका डेथ हो जाता है। तो यहां पे फर्म में जो बी का फर्म में जो एग्जिस्टेंस था बी का, वो कितने महीने का, 3 महीने का। तो बी 3 महीने के लिए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर तो है, तो इस 3 महीने में जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ होगा या जो भी एक्टिविटी हुआ होगा, ठीक है, उसमें सबका उन सबों में बी का पार्टिसिपेट बनता है। अब यहां पे इस 3 मंथ में क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, ये इसके लिए तो हम 3 महीने के लिए 3 महीने के अंदर ही फाइनल अकाउंट नहीं बनाएंगे, पीएल अकाउंट तो नहीं बनाएंगे। पीएल अकाउंट तो हमेशा क्लोजिंग डेट को बनेगा, क्योंकि 1-2 रुपए खर्च होता नहीं है इस पर, 1-2 रुपया खर्च तो होता नहीं है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि
पिछले साल के प्रीवियस ईयर के बेस पर, प्रीवियस ईयर के बेस पर, जो प्रीवियस ईयर है उसके बेस पर करंट ईयर के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि ऐसे समझो कि पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ है वही प्रॉफिट इस साल भी मान लिया जाए कि चलो भैया 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट, 1 करोड़ छोड़ो, 1 लाख रुपया प्रॉफिट पिछले साल हुआ था, मान लो कि इस साल भी, इस ईयर में भी 1 लाख रुपया प्रॉफिट होगा, तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट इस साल भी माने तो 3 महीने के लिए प्रॉफिट कितना, 1 लाख रुपया मान लिया गया कि इस साल भी प्रॉफिट होगा, तो 3 महीना ही बी रहा, तो बी का शेयर कितना निकल जाएगा, यानी कि 3 महीने का पहले प्रॉफिट निकालेंगे 3/12, तो ये हमारा हो जाएगा 25,000। अब इस 25,000 जो ये प्रॉफिट निकला वो 3 मंथ के लिए, कितने महीने के लिए है, 3 मंथ के लिए है। अब 3 मंथ के लिए तो सिर्फ बी तो है ही नहीं, यहां पर तो ए है, बी है, सी है, 3 पार्टनर है, तो ये 25,000 रुपया जो प्रॉफिट है वह प्रॉफिट ए के बीच भी बटेगा, बी के बीच भी बटेगा और सी के बीच भी बटेगा 3:2:1 में। लेकिन एक चीज और देखो, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट किसको बोलेंगे, जब पीएल अकाउंट बनेगा और पीएल अकाउंट बनने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है। यहां पर तो पीएल अकाउंट बना ही नहीं, यहां पर कहा कि भैया पिछले साल का जो बेस है वो प्रॉफिट है, उसी को मान लो कि करंट ईयर में इतना प्रॉफिट होगा, उसी को मान लो। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। तो ये तो एक्चुअल प्रॉफिट है नहीं, तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। ये 25,000 3 महीने का प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए इस प्रॉफिट को, ये 25,000 प्रॉफिट को पीएल सस्पेंस में रखा जाएगा, पीएल सस्पेंस में, पीएल सस्पेंस अकाउंट में रखा जाता है। उचंत खाता इसको बोलते हैं हिंदी में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में रखा जाता है। ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए इसको सस्पेंस में डाल दिया गया। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको सस्पेंस में डाल दिया कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। अब ऐसे केस में प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के 2 तरीके हैं, या तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के आधार पर कैलकुलेट कर लो या प्रीवियस ईयर के सेल के आधार पर कर लो, प्रीवियस ईयर के सेल के आधार पर कर लो। अब जब हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को लेते हैं, तो इसमें 2 तरीका है। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को लेते हैं तो 2 तरीका है, या तो एक्चुअल में प्रीवियस ईयर का उठा लो या एवरेज प्रॉफिट के आधार पर कर लो, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर कर लो, या एक्चुअल में जो पिछले साल का प्रॉफिट है उसके आधार पर कर लो, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है उसके आधार पर कर लो। और एवरेज प्रॉफिट आप लोग जानते हो, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि पिछले 3-4 साल का प्रॉफिट लेंगे, एवरेज उसका निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट के आधार पे या एक्चुअल प्रॉफिट जो पिछले साल का होगा, सिर्फ ओनली पिछले प्रीवियस ईयर का, वो एक्चुअल प्रॉफिट उठा करके हम करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेंगे, तो ये हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि प्रीवियस ईयर का जो सेल है, प्रीवियस ईयर का जो सेल है, उस सेल के आधार पर देखो कि पिछले साल हमने कितने का सेल किया तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितने साल का सेल किया, कितने लाख का सेल किया या कितना का सेल हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, वो देखो और उसके आधार पर यहां पर कैलकुलेशन कर लो। तो यहां पर पिछले प्रीवियस ईयर का जो भी सेल है, जिसको टर्नओवर बोलते हैं, सेल के आधार पर, सेल के आधार पर, टर्नओवर के आधार पर आप देख लो कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो करंट ईयर में आप आ जाओ कि आप 3 मंथ में कितना सेल किए हैं। अब मान लेते हैं यहां पर कि 4 लाख का सेल हुआ, ध्यान से सुनेंगे, 4 लाख का सेल हुआ तो प्रॉफिट हुआ 40,000। प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000, पिछले साल, कुछ इस तरह से कहानी है। करंट ईयर में अभी तक जो सेल हुआ है, करंट ईयर में अभी तक जो सेल हुआ है वह 1 लाख का सेल है, तो बताओ प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो अब आप लोग, जब हम 40,000 रुपया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं कितना के सेल पर, 4 लाख के सेल पर। सोचो 4 लाख का हमने सेल किया तो 40,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख का अगर सेल होता है तो कितना प्रॉफिट होगा, इसको कट कर लोगे तो वही आएगा शायद 10,000 रुपया, देख लें। तो इस तरह से निकालना है। तो ये यहां पर 10,000 जो ये प्रॉफिट निकला है वो 3 मंथ का है, ओनली 3 मंथ का। अब इसमें 3/12 नहीं करना है अपने को,
इसमें 3/12 में करना है, सेल में, याद रखो सेल में 3/12 में होगा। टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं, हम तो सेल ले लिए 3 महीने का, तो मंथ का तो वहां पर 3 मंथ तो वहीं पर आ गया, आपका मंथ तो आपका वहीं पर आ गया। तो यहां पर फिर नहीं कि 3/12 करके निकालो इसका, ऐसा नहीं होगा। वो प्रीवियस ईयर के एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट पे होता है। तो उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया। क्या सब समझे, जरा एक बार रिवाइज करते हैं। रिटायरमेंट चैप्टर और डेथ चैप्टर सेम है। रिटायरमेंट चैप्टर और डेथ चैप्टर सेम है। इसमें 2 मेजर डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, रिटायरमेंट एक फिक्स डेट को होता है, बट डेथ किसी भी पार्टनर का कभी भी हो सकता है। दूसरा डिफरेंस, जब किसी पार्टनर का डेथ होता, कोई पार्टनर रिटायर करता है तो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट किया जाता है, बट जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो ऐसे केस में उस डेथ पार्टनर का जो भी बैलेंस बनता है पार्टनरशिप फर्म में, उसका पेमेंट उसके एग्जीक्यूटर, बोले तो नॉमिनी को किया जाएगा। 2 डिफरेंस हो गया। बाद बाकी तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। न्यू रेशियो उसी तरीके से निकालना है, गेनिंग रेशियो उसी तरीके से निकालना है, गुडविल का रिकॉर्डिंग उसी तरीके से करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या कोई रिजर्व है तो उसका काम भी उसी तरीके से करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी तरीके से बनाना है, कैपिटल अकाउंट उसी तरीके से बनाना है, बैलेंस शीट उसी तरीके से बनाना है। बस इतना ही छोटा सा, इसमें और कुछ है नहीं। चलो एक बार थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी तो अपने पास अभी हिंदी में ही है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना देख लेना, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम में थ्योरी मिलता है, ठीक है। सेम लाइन होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे उतना ही बात है। ओके, फर्स्ट नंबर में आ जाओ, एक बार इसको रीड कर देंगे, अच्छा होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर में इसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टनर रिटायर करता है और किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो उसमें क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि कोई भी पार्टनर रिटायर करता है तो वह एक विशेष तिथि को करता है, ठीक है। लेकिन जब किसी पार्टनर की मृत्यु होती है वह वर्ष के दौरान कभी भी हो सकती है, यही कहा गया। देय राशि की बात करो तो कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसका जो बैलेंस बनता है वह रिटायरिंग पार्टनर को ही किया जाता है। लेकिन जब किसी पार्टनर का मृत्यु होता है तो ऐसे केस में मृत पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर होगा, मृत पार्टनर का जो कानूनी प्रतिनिधि होगा, उसको किया जाएगा। ओके, एक हिस्सेदार की मृत्यु की दशा में न्यू रेशियो, लाभ अनुपात यानी कि लाभ प्राप्ति बोले तो गेनिंग रेशियो, गुडविल का रिकॉर्डिंग, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संचित कोष हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मृतक हिस्सेदार का भुगतान, जो पेमेंट करने का तरीका हमने आपको रिटायरमेंट चैप्टर से में बताया था, बस वो। ओके, वो सब कैपिटल का एडजस्टमेंट हो आदि सारे के सारे काम, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारा का सारा रिटायरमेंट जब कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है उसी की तरह ही किया जाता है। अवकाश ग्रहण बोले तो रिटायरमेंट की तरह ही होगा, सेम टू सेम। हमने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आएगा, बाद बाकी कुछ नहीं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो ऐसे केस में उसके प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो वही है यहाँ पर टाइम बेसिस, बोले तो प्रीवियस ईयर के आधार पर ले लो, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के आधार पर ले लो। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट ले लेंगे, तो वही चीज लिखा होगा यहाँ पर, कैलकुलेशन पढ़ लेना इसको आप लोग। और एक होगा सेल्स या रिटर्न टर्नओवर बेसिस, ये भी हम आपको बता दिए, इसको भी रीड कर लेंगे। और उसके लिए एंट्री क्या किया जाएगा, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज्ड का मतलब जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट। सस्पेंस का मतलब आपको समझा दिए, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। नाउ यहां पर 2 बातें लिखी, 2 पॉइंट दिया गया है इस पीएल सस्पेंस के रिलेटेड। इसमें कहता है कि जब शेष हिस्सेदार बोले तो जो रिमेनिंग पार्टनर बच गया, ए और सी बच गया, अगर वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई चेंज नहीं करना चाहता है तो ऐसे केस में जो पीएल प्रॉफिट के लिए जो एंट्री होगा वह सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही होगा, सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से ही होगा। लेकिन अगर मान लो कि जो रिमेनिंग पार्टनर बच गया, रिमेनिंग बोले तो ए और सी, बी तो डेथ कर गया, तो ए और सी बचा, अगर वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेता है तो ऐसे केस में इस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। वो हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल का पार्ट है, बाद में क्या कुछ नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये वीवीआई थ्योरी तीनों का तीनों, हाँ ये भी आपका वीवीआई है, ये भी आपका वीवीआई थ्योरी है, और ये 3 नंबर भी है, ये अक्सर पूछा भी जाता है, ठीक है।
कि अगर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो या डेथ हो तो कैसे उसके अकाउंट को सेटलमेंट किया जाता है, क्या सब दिया जाएगा और क्या सब उसके अकाउंट से काटा जाता है, वो है। तो यहाँ पर प्लस क्या सब किया जाएगा वो है, और यहाँ पर घटाए जाने बोले तो क्या सब माइनस होगा उसके अकाउंट से, वो दिया हुआ है। तो एक एक करके देख लेते हैं, इसको भी क्यों छोड़ेंगे। जिस पार्टनर का डेथ हुआ है, मृतक पार्टनर, उसको तो भैया अपना कैपिटल तो मिलेगा, पॉजिटिव बैलेंस उसका। गुडविल, फर्म का जो भी गुडविल होगा, वैल्यू होगा, उसमें भी शेयर मिलेगा, वो भी मिलेगा, ओके, अपने शेयर के बराबर मिलेगा। एसेट्स और लायबिलिटी का जो रिवैल्यूएशन किया जाएगा, उस रिवैल्यूएशन पर होने वाले प्रॉफिट और लॉस में भी शेयर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ओके। लाभ में, और लॉस होता है तो लॉस तो घट जाएगा, यहाँ पे लॉस यहाँ पर आ गया, लॉस तो घट जाएगा, लाभ में हिस्सा मिलेगा। कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है या रिजर्व सब है तो उसमें भी शेयर मिलेगा, ओके। वर्ष की शुरुआत से, शुरुआत बोले तो ओपनिंग डेट बोले तो 1 अप्रैल जो भी ईयर है उस ईयर से मृत्यु की तारीख तक, जिस डेट को मृत्यु हुआ है, डेथ किया है पार्टनर, उस डेट तक, जैसे यहाँ पर 3 मंथ निकाला ना, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक 3 मंथ हुआ, क्या प्रॉफिट अर्जित हुआ है एस्टिमेटेड आधार पर, सस्पेंस में रहता है ये, उस प्रॉफिट में हिस्सा निकालना है आपको, ओके। पूंजी पर ब्याज कभी कभी होगा तो पूंजी पर भी ब्याज याद रखो, 1 अप्रैल से ओपनिंग डेट से लेकर के मृत्यु की तिथि तक ही कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो तो सिंपल है निकालना, ओके। आपको ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि ओपनिंग डेट से डेथ के डेट तक कितना महीना हो रहा है, कितने मंथ हो रहा है, उस मंथ के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, बस हो गया। तो इंटरेस्ट भी उसको मिलेगा। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, तो उसमें भी शेयर मिलेगा। अगर किसी जो पार्टनर डेथ किया उसको सैलरी, कमीशन, बोनस मिलता है तो वो सब दिया जाता है, लेकिन इसके अकाउंट से कुछ काटा भी जाता है। अगर ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड गुडविल के लिए हम लोग एंट्री क्या करते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब ये कैपिटल अकाउंट हुआ तो समझ लो कि उसका कैपिटल बैलेंस कम हो रहा है, ओके। तो गुडविल, ओल्ड गुडविल में शेयर जो मिलेगा उससे कम हो जाएगा। रिवैल्यूएशन पर अगर लॉस हो रहा है तो उससे उसको कमी देखने को मिलेगा, क्लियर। आहरण, ड्राइंग्स जो ऑलरेडी हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से ही देखते आ रहे हैं, ड्राइंग्स हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, इन दोनों के कारण कैपिटल में कमी आती है। अगर मान लो कि ओपनिंग डेट से लेकर के डेट ऑफ डेथ तक लॉस निकला है तो उस लॉस में शेयर ये कम कर देगा। अगर जो पार्टनर डेथ किया वो फर्म से पहले ही फर्म से लोन ले रखा है, एडवांस ले रखा है, तो उस लोन को भी काट लिया जाएगा। तो ये 4-5 पॉइंट इधर है माइनस में और 8 पॉइंट है पॉजिटिव में, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं है, सिंपल है। रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ लिए तो समझो इसमें 10% अपने लोगों को पढ़ना है। 10% में क्या वही प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, यही सब, ये 3-4 पॉइंट, छोटा मोटा पॉइंट सब है, ठीक है। बस उसी सब का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाद बाकी कुछ है नहीं इसमें जो हम एक्स्ट्रा आपको बता दें। बहुत आसान चैप्टर है, देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बुक से नेक्स्ट क्लास से। ओके, बाय।